आ रही है, ठीक है। तो आज से हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि कुछ 50-50 3 भागों में बांटेंगे तैयारी को। करंट अफेयर्स भी करते रहेंगे, उसका होमवर्क भी करेंगे, और पॉलिटिक का भी शुरुआत करेंगे, और मेडिवल हिस्ट्री की भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने एंशिएंट का लगभग आपको पूरा होमवर्क दिया था, उसको कंप्लीट किया। कल्चर वाला पार्ट कंप्लीट किया। तो बीच में ऐसे 3-3 चीजें चलाएंगे तो आपका मन भी लगेगा और पढ़ने का थोड़ा क्रम भी बनेगा अच्छा। तो एक तो ये चीज है कि जो लोग अब तैयारी शुरू करेंगे, यहाँ पे भी जैसे कई बार लोग पूछते हैं नया बैच कब शुरू हो रहा है, तो आज से भी नया बैच आप मान सकते हैं, ठीक है। एकदम से नया बैच शुरू करना तो कभी नहीं होता, किसी का भी नहीं हो सकता। कोई कहता है कि मैं एकदम से नया बैच शुरू कर रहा हूं, तो एकदम से नया बैच क्या होता है? क्योंकि एकदम से नया बैच शुरू करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर क्या हो सकता है कि आप जब भी टॉपिक चेंज करें या सब्जेक्ट चेंज करें, तो वहां से नया बैच माना जा सकता है। क्योंकि करना तो सभी है आपको, सारे ही सब्जेक्ट करना, चाहे इधर से कान पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ लो, कैसे भी करो किसी भी सब्जेक्ट को। तो मुख्य सब्जेक्ट में आज आपको लिखवा देता हूं कि क्या क्या करना होता है, जो सभी लोग, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, करें, लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स। साल भर का करंट अफेयर्स लोग बोलते हैं, लेकिन यूपीएससी ने अभी पिछले 3-4 सालों में अपना रवैया चेंज किया है, तो वो 5 सालों का करंट अफेयर्स मान के चलो। कई लोग सोचते हैं कि ये 2023 का एग्जाम है तो हम मार्च से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, या फरवरी से पढ़ें 2022 से, तो 2023 में कब तक पढ़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पढ़ना पड़ेगा, और पिछले 5 सालों का कम से कम पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो हिस्ट्री जो है वो पूरी पढ़नी पड़ती है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी के बाद का भारत तो पूरा आज तक का पढ़ना है आपको। तो करंट अफेयर्स तो आपको 1985 की भी कोई चीज है तो वो भी पढ़नी है, 95 की है तो भी पढ़नी है, 2005 वाली चीज है तो भी पढ़नी है। क्योंकि देश में कई सारी चीजों के डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे हम एटॉमिक एनर्जी की बात करें, एटॉमिक डील की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, रशिया के साथ हमारे 2010 में कैसे रिलेशन थे, पिछली सरकार में कैसे थे, इस सरकार में कैसे हैं, तो ये सभी याद रखना होते हैं। तो फिर करंट अफेयर्स तो आपका पूरा ही हुआ। लेकिन फिर भी डे टू डे की जो न्यूज है वो कब तक की पढ़ें? तो ये मान के चलिए कि डे वाइज यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल का पढ़ लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट न्यूज आप वीकली और मंथली टाइप निकालना चाहते हैं तो पिछले 2 साल का पढ़ लीजिए, और ईयरली इंपॉर्टेंट न्यूज निकालनी है तो पिछले 3 साल का और जोड़ लीजिए, तो ऐसा करके 5 साल का, ठीक है। तो 2016, 17, 18 का तो आप ईयरली न्यूज जो ईयर बुक में दी हुई है, ईयर बुक में जिन्होंने जगह बनाई, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे एग्जांपल, जैसे ओलंपिक हुआ था और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इस प्रकार की जो न्यूज होगी वो ईयर की न्यूज कहलाएगी, साल भर की न्यूज कहलाएगी, ठीक है। वो डेली न्यूज में के लायक नहीं है, वो ईयरली न्यूज है। डेली न्यूज तो उस दिन तो न्यूज बनी थी, लेकिन वो मंथली वाले में भी थी, वीकली वाले में भी था, और फिर वो ईयरली वाले में। लेकिन कुछ न्यूज ऐसी थी कि किसी ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से या किसी से, अब वो नहीं खेलेंगे, अब वो न्यूज कोई ईयरली न्यूज नहीं बनेगी, नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, बहुत सारे संन्यास लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई न्यूज नहीं होती। तो आपको चेंज करना आना चाहिए कि आपको कितने साल का पढ़ना है। तो 5 साल का जनरली, अब वो यूपीएससी का स्टाइल हो गया ऐसा कि वो 5 साल को खंगाल रहा है, 5 साल तो वो ले ही रहा है। यानी आप स्कूल में जब पढ़ते थे, कॉलेज में आ गए थे, तो आप अवेयर थे कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ा सेफ रहने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 साल का पढ़ लें, 2 साल का पढ़ लें, लेकिन हाँ 1 साल का तो बहुत अच्छे से करना ही है आपको। तो किससे कर लें? तो मंथली मैगजीन से कर सकते हैं। इंटरनेट पे अब ऑथेंटिक मटेरियल आने लगा है। अब मैं इंटरनेट के मटेरियल को, तमाम कोचिंग के जो वेबसाइट है उनके मटेरियल को बेकार नहीं कहूंगा। शुरू में हम आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले उसको बेकार इसलिए कहते थे, गलतियां बहुत थी, बहुत गलतियां थी। लेकिन पिछले 5-10 सालों में लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब उतनी गलतियां नहीं है। और गलतियां अगर है भी तो आप क्रॉस चेक करो, किसी भी मटेरियल को अंधे बन करके मत पढ़ो, एक आध और किसी मटेरियल के साथ उसको क्रॉस चेक करो। 2 जगह से अगर वो मिल जाता है इसका मतलब वो परफेक्ट है, ठीक है। और खास करके जब क्रॉस चेक करने जाएं तो सरकारी वेबसाइट को प्रिफर करें।
सरकार की अपनी खुद की वेबसाइट है, PIB की वेबसाइट है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उस पर जाएं, उस पर चेक करें। सब लोग वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट में अगर गलती की है उसने कहीं कुछ, तो वो आपको पकड़ में आ जाएगी। बाकी चीजें अब दुनिया में गलत चीजें जो है इंटरनेट पर रन नहीं कर सकती ज्यादा समय तक। लोग नीचे कमेंट में लिख देंगे ये ऊपर वाला गलत है, तो थोड़े नीचे के कमेंट पढ़ लोगे 8-10, तो उससे आइडिया आ जाएगा कितनी गलती है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सब चीजें इंटरनेट पे नहीं होती, सब चीजें वेबसाइट पे नहीं होती। कुछ आपको किताबें भी खरीदनी चाहिए। तो आज कुछ किताबें आपको कैसी खरीदनी है और सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का रोज 2 से 4 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना चाहिए। कुछ लोग अगर पहले से करंट अफेयर्स करते आए हैं, नोट्स बनाते थे और 2 घंटा काफी समय से दे रहे हैं, 3-4 साल से 2 घंटा दे रहे हैं, तो अब वो 2 घंटा भी देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले 2-2 घंटे 1-1 घंटे पढ़ाई नहीं की, उनको अब 1-1 घंटे पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो फिर अब 3 घंटे में काम हो जाएगा, 4 नहीं देना पड़ेगा। और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो 4 घंटे देना पड़ेंगे अभी 1-8 साल, तब जाके कवर होगा पिछला। तो एक तो ईमानदारी से स्वीकार करें, अगर आपने पढ़ाई अभी शुरू की है, इन दिनों में शुरू की है, तो अभी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, 2 साल 3 साल मान के चलें, स्वाभाविक है। कोई एकदम से आकर के आप तीर नहीं मार लेंगे, तो 3 साल मान के ही चले उसको। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट है और प्रीलिम्स वगैरह निकाल लेते हैं, टेस्ट में अभी से ही प्रीलिम्स के बराबर मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 साल लगेंगे, क्योंकि मेंस पूरा बाकी होगा अभी। ठीक है, अचानक से चमत्कार नहीं होगा, तो मेहनत करें। और सिलसिलेवार 4 घंटे बता दिया मैंने आपको, 2 से 4 घंटे। कोई कितना भी धुरंधर हो, 2 घंटा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटा करंट अफेयर्स तो उसको देना ही होगा। 2 घंटे में आप ये कर सकते हैं कि 1 घंटा एनालिटिकल हो और 1 घंटा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लें। उस टाइप से भी आप डिवाइड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। और 1 घंटा उसका लिखना, यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर टाइप आप लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, भारत कितना तैयार है, ऐसी करेंसी के लिए भारत कितना तैयार है, अगर ये सवाल आ जाता है तो इसका उत्तर लिख पाते हैं कि नहीं। तो भारत तो कई जगह पर फंस जाएगा। यहाँ ऑलरेडी फ्रॉड बहुत होते हैं, ऑलरेडी कितने घोटाले होते हैं, बैंक से लोग पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। और बिटकॉइन जैसी चीज होगी जिसको अभी इतना हाइड करके रखा जाता है, कोई कहीं से भी ले लेता है, कहीं से भी छुपा लेता है, और उसका खुद का पासवर्ड, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अभी तो सरकार उसके लिए तैयार ही नहीं है, हमारे अधिकारी तैयार नहीं है, अभी हमारे अधिकारी नहीं जानते। तो बहुत सारे मामले में आप देखोगे कि आप जो सोशल मीडिया पे इधर एक दूसरे को मैसेज करते हो, तो पुलिस वाले जो हैं वो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस वाले उतने अच्छे से व्हाट्सएप चलाना, और वो आता ही नहीं उनको, बहुत सारी चीजें चलाना नहीं आती उनको अभी भी, और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तेज तर्रार उन बच्चों का, और उनका जो बहुत तेज गति से वो इंटरनेट चला लेते हैं, गेमिंग कर लेते हैं, वो तो कर ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चीज है। तो अभी हमारी एजेंसियां इसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी चीजें देखोगे कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, स्किल की प्रॉब्लम, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आपको लिखना पड़ेगी ना। तो भारत इसके लिए अभी इतना तैयार नहीं है। तो ये इस प्रकार के आंसर लिखना आपको आता है कि नहीं। कोई कह दे नहीं मुझे मालूम है बिटकॉइन क्या होता है, मुझे पता है, ये इससे बात नहीं बनती। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, आपका करंट अफेयर्स उससे आगे लेवल का है। पता है, अच्छी बात, लेकिन ये क्यों आया था, किस कारण से आया था, उसके क्या क्या कारण थे, दुनिया में कहाँ पहुंच गया है, भारत में क्या स्थिति है, चुनौतियां क्या क्या है, इसके ऑल्टरनेट क्या क्या है। अगर एक गवर्नमेंट अगर इसको रेगुलेट करे तो कैसे करे, दुनिया में इसके लिए कोई एजेंसी बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए। तो इसके बारे में तो फिर बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। तो वो करंट अफेयर्स का लेवल वहां तक होता है। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स तो आपको लिखवा दिया कि ये करना है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखो, जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा वो है पॉलिटी। भारत की राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत स्पष्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सिलेबस को उन्होंने तोड़ के बनाया हुआ है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हेडलाइन जो दी है सिलेबस की प्रीलिम्स में खास करके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लगभग इसी का एक्सपांशन आपको वहां देखने को मिलता है मेंस में। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है, पॉलिटी में गवर्नेंस में सबसे पहला नंबर तो उन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन।
सबसे ऊपर तो उन्होंने लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। तो संविधान का अध्ययन तो आपको करना ही है उसमें, पॉलिटी। ठीक है। दूसरे नंबर पे उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी लिख दिया, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, कैसे चुनाव होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये सब उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम, लिखा हुआ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र। फिर पंचायती राज दिया हुआ है, पब्लिक पॉलिसी दिया हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। ऐसा करके आपको पॉलिटी का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें 60% पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो पॉलिटी 60% कवर हो जाता है। तो सबसे मेजर पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि उसी के आसपास फिर दूसरी चीजें चलती है। 10% वेटेज जो है वो पंचायती राज को जाएगा, है ना। 1 या 2 प्रश्न पंचायती राज के जरूर होते हैं, तो 10% क्वेश्चन जो है पंचायती राज के होते हैं। पब्लिक पॉलिसी के 10% क्वेश्चन है। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम के 10% क्वेश्चन है। तो ऐसा करके वो डिवाइड होता है। ठीक है। और साथ में कुछ लोग सोशल इश्यूज को भी यहीं जोड़ देते हैं, है ना। कुछ ऐसे इश्यूज जो राइट इश्यूज, उसमें एक और है, एक कॉमा करके पूरा लिखोगे तो राइट्स इश्यूज यानी अधिकार संबंधी मुद्दे, उसमें मानवाधिकार संबंधी मुद्दे भी होंगे, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड मुद्दे भी होंगे, राइट टू प्रिवेसी वाले। तो तरह तरह के जो हमारे यहाँ के नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, उससे संबंधित जितने भी राइट्स इश्यूज हैं, वीकर सेक्शंस के लिए है, रूरल एरियाज के लोगों के लिए जो राइट्स हैं वो संबंधित। तो ऐसा करके 2 क्वेश्चन वहां से होंगे राइट्स इश्यूज से। तो 2 क्वेश्चन करके वो 8 क्वेश्चंस तो ये हो जाते हैं 40%। और 60% मैंने बता दिया प्योर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। तो ये है पॉलिटी सिलेबस में आपके। तो पूरा सिलेबस तैयार हो गया, खास करके प्रीलिम्स का तो पूरा ही हो गया। ठीक है ना। तो इसको फोकस करने से ये फायदा है कि 20 क्वेश्चंस इसके मिलते हैं। 18 से 22-25 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मान के चलो, 20 लगभग कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं, 20 के आसपास पूछे जाते हैं। तो जिसने पॉलिटी बहुत अच्छा कर लिया, और इसकी एक और विशेषता है कि 20 में से 20 सही कर सकते हो। सबसे बड़ी विशेषता है इस हिस्से की। अगर आपने इसको ईमानदारी से किया और पूरा कंप्लीट कर लिया तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ऐसा हिस्सा सिलेबस में और कोई भी नहीं है। यूपीएससी में पॉलिटी के अलावा कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आप 100% क्वेश्चन ठीक कर सकते। 100% रिजल्ट लेके आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 10 में से 8, 7, 6 अच्छा माना जाता है। 10 में से 6 अच्छा माना, या 20 में से 20 आप कर सकते हो। इसका मतलब कुछ हिस्सा आपका कमजोर रह गया, जैसे साइंस कमजोर रह गया या थोड़ा और कुछ, है ना। इकोनॉमी जनरली लोगों का कमजोर रहता है, तो उन लोगों को यहाँ क्षतिपूर्ति मिल जाती, भरपाई हो जाती है ना, पाप धुल जाते हैं। तो पॉलिटी आपका बराबर करने का, मेकअप करने का काम करता है। तो पॉलिटी बहुत अच्छी चीज है फुल मार्क्स लाने के हिसाब से। अगर आपने हमारा नोट्स वाला पॉलिटी देख लिया, आपने लक्ष्मीकांत वाली किताब देख ली, संविधान की आपने सुभाष कश्यप वाली किताब देख ली, 3 किताबें भी अगर आपने कर ली तो भी काफी कुछ हो जाता। 3 किताबें भी काफी है। कुछ संविधान की बेसिक किताबें होती है जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ मिलता है मार्केट में, भारत का संविधान के नाम से मिलता है। वो प्योर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज होती है और आर्टिकल वाइज लिखा रहता है, उसमें समझाया कुछ नहीं होता। प्योर कॉन्स्टिट्यूशन, केवल आर्टिकल को डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब वो खोल के रखा हुआ है कि इस आर्टिकल में क्या है। जैसे आप आईपीसी की किताब लाते हो तो एक आईपीसी की बुक आती है जिसमें आईपीसी की सेक्शंस है, धाराएं हैं, और कौन से क्राइम के लिए क्या सजा है वो डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा क्राइम होगा तो ये धारा लगेगी, बात खत्म। वो एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन मार्केट में दूसरी बुक्स जो लॉ की होती है वो उसको एक्सप्लेन करती है कि ऊपर लिखा हुआ क्या है। तो लक्ष्मीकांत की किताब तो एक्सप्लेनेशन है,
किसका? कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स हैं और तमाम चीजें हैं उनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो वो पॉलिटी बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? पॉलिटी बन जाता है। विद एक्सप्लेनेशन जब हम बात करते हैं तो अधिकांश चीजें पॉलिटी के हिस्से में चली जाती है। लेकिन मार्केट में एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलता है। जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आर्टिकल में डिटेल लिखा रहता है कि आर्टिकल क्या है, वो बस बात खत्म। उसको एक्सप्लेन नहीं करते। आपको समझ में नहीं आया उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो किताब भी आपके पास होनी चाहिए। एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक सुभाष कश्यप का साधारण हमारा संविधान, आर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, वो ले लीजिए। एक लक्ष्मीकांत ले लीजिए। एक हमारा नोट्स ले सकें तो उसमें हमने बहुत सारा अप्रोच बढ़ाया है। नोट्स में अप्रोच ये बढ़ा है कि हमने भारत में पहली बार एक ऐसा नोट्स बनाया था, बहुत पहले 98 के आसपास हमने सोचना शुरू किया था। तब दिल्ली में ये सब लोग नहीं पढ़ाते थे। तब हम कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला दे दे के पॉलिटी पढ़ाते थे। तो उस समय में जब उन्होंने पहली बार नोट्स बनाया तो बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई दिल्ली में, कोचिंग वालों ने, कि ऐसा कोर्ट केसेस थोड़ी पूछ रहे हैं, कहीं ये पूछा हुआ सीधा तो ये क्यों नहीं लिखते, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे क्या लेना देना है। और अब वो खुद पढ़ाते हैं अब वो खुद पढ़ाते हैं। इस बार मुझे क्रॉनिकल मैगजीन देखने को मिली। इस बार मैं क्रॉनिकल का फ्रंट पेज देख रहा था। पहली बार उस पर लिखा उसने इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और ये हम 2016 से यहाँ क्लास में इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। आया समझ में? तब लोग हमारे बारे में बोलते थे कि ये क्या पढ़ाते हैं, ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का। ये इस बार आप क्रॉनिकल का फर्स्ट पेज देखना, फ्रंट पेज, ऊपर का पेज, वो बोल रहा है कि मेंस लिखने के लिए हमने इस क्रॉनिकल में इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ली है 2022 में, जुलाई में। आया समझ? हम तो 20 साल से ऐसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ गायत्री शक्तिपीठ से 2014 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए, और 2017 से तो आपको बकायदा YouTube पे वो मिल जाएंगे। अधिकांश लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी जाता है, अंतर विषयक और अंतरा विषयक जाता है। कई सारे विषय को एक साथ जोड़ करके हम बताते हैं। अब बहुत सारे टीचर इसको अच्छा मान रहे हैं और बल्कि अपनी कोचिंग के उसमें दे रहे हैं फीचर्स में कि हमारी कोचिंग की विशेषता है कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और इसका हमने प्रचार नहीं किया। हमारा निर्माण ही इसी तरह से हुआ, हम बने ही इसी तरह से। हमने खुद ने भी इसी तरह से पढ़ना शुरू किया और पढ़ाना भी पहली बार इसी तरह से शुरू किया। और लोग उसको अब अपने एडवर्टीजमेंट में लिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि चलो वो जो चीज है वो अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत देर हो गई लेकिन कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि यही अप्रोच है। क्योंकि यूपीएससी पूछता है ऐसे ही है, आपको जोड़ के बताना पड़ता है। सब सब्जेक्ट के साथ जोड़ना खेलना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वही है, चलिए अच्छी बात है। तो ये किताबें बहुत ज्यादा इसमें इकट्ठी करने से कोई मतलब नहीं। बहुत सारी किताबें मार्केट में मिलती, परेशान मत होइए, इतने में आपका काम हो जाएगा। 20 में से 20 ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे ऊपर कहाँ जाएंगे, तो उसका कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मैं बाकी सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ कि क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा रहता है, भारत का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं दी है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया है, तो भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं, एंशिएंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनने का ट्रेंड तो वैसे मॉडर्न का है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी घुमाता है, जैसा इस बार उसने कर दिया। मिडिवल ज्यादा पूछ लिया क्योंकि लोग कोचिंग वाले रणनीति बना लेते हैं कि 10 प्रश्न पूछेगा हिस्ट्री के, तो 6 या 7 तो मॉडर्न के पूछेगा, और मिडिवल से जनरली कुछ पूछेगा नहीं, और एंशिएंट से 1-2 पूछेगा, वो भी कल्चर से रिलेटेड होंगे। तो ऐसा करके रणनीति बनाते हैं। तो रणनीति फेल करने के लिए हमसे कई बार यूपीएससी एमपीपीएससी के जो लोग हैं वो पूछते रहते हैं, सर ये कोचिंग क्लासेस बंद करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा मतलब हम क्या करें कि कोचिंग क्लासेस बंद हो जाए। इसका मतलब है कि वहाँ यूपीएससी के लिए सिलेक्शन करने के साथ उनकी एक तनाव और है कि कोचिंग क्लासेस कैसे बंद की जाए। वो देखते हैं ना उनकी सैलरी तो बहुत कम है, 1.5-2 लाख है, बंगला भी पानी गिरता रहता है, दीवार फूटी हुई है, दिल्ली में भी मिला हुआ है, तो और वो मर्सिडीज में घूम रहा है,
वो 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है कोचिंग वाला, तो उनको लगता है कि मतलब हम सरकार द्वारा चुने हुए हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बावजूद हमारी हालत ऐसी है। और ये इस आदमी को देखोगे ये करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, तो उनको फिर वो गुस्सा आता है, उनको लगता है कि हम इनको बंद करें। तो फिर वो पेपर सेटर को बोलते हैं कुछ ऐसा करो कि इनका प्लान फेल हो जाए। तो इसलिए कोचिंग, दिल्ली की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनके तो प्रश्न कभी नहीं आना है, उनका टेस्ट पेपर तो पूरा देख लेते हैं। इसलिए देखो ये टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन ही नहीं आते, जबकि लोगों ने 50-50 100 टेस्ट सीरीज लगा ली, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं फंसा उसमें से। तो कारण ये है कि उसको तो वो टारगेट ही करते हैं, इनमें से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वो अच्छी तरह से देखते होंगे और अच्छी तरह से उसको करते होंगे। तो आपको कुल मिला के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, कोर एरिया अच्छे से तैयार करना है, फिर बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एनवायरमेंट इन इकोलॉजी। इसका स्थान तीसरा हो जाता है एनवायरमेंट इन इकोलॉजी का। एनवायरमेंट इन इकोलॉजी कई कारणों से इंपॉर्टेंट है और हर साल बना रहता है। अब थोड़ा सा उसने क्वेश्चन जो है वहां से बदले हैं। एनवायरमेंट इन इकोलॉजी 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला कारण है फॉरेस्ट की एग्जाम भी साथ में होती है, और फॉरेस्ट का मतलब एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। फॉरेस्ट मतलब जंगल और जंगल मतलब पारिस्थितिकी, तो जंगल की पारिस्थितिकी, तो बायोडाइवर्सिटी भी है जंगल में और फिर उसका संरक्षण भी है, ये सब एनवायरमेंट वाली स्टडी में आता है। एक तो फॉरेस्ट के एग्जाम साथ में होना, और चूंकि आप प्रीलिम्स दोनों का साथ में कर रहे हैं तो फॉरेस्ट वालों को तो अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उनको ठीक है कि हिस्ट्री आनी चाहिए, पॉलिटी आनी चाहिए, इकोनॉमी आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो उनको एनवायरमेंट आना चाहिए, इकोलॉजी के बारे में पता हो। तो दोनों की एग्जाम एक है, इस वजह से उसको नजरअंदाज कभी नहीं किया जाएगा। तो कभी कभी 35 तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2014 में, 35 क्वेश्चंस थे एनवायरमेंट से, लेकिन 15 तो आते हैं, है ना। तो 15 से लेके 35 तक क्वेश्चंस वेरी करेंगे। तो हिस्ट्री का वेटेज भी उतना नहीं जाता, कई बार 10 से 15 जाता है। मिनिमम 10 क्वेश्चन हिस्ट्री पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 पूछते हैं, तो 10 to 15 ही होता है उसका। लेकिन यहां पर 15 to 35 या 40 भी, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा कारण है एनवायरमेंट पूछने का कि ये फ्यूचर है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, नहीं तो फिर यूपीएससी भी कहाँ है और एग्जाम भी कहाँ है। और अभी देख ही लिया था आपने, कोरोना आ गया था तो प्रकृति नाराज थी, तो जब वो नाराज होती है तो फिर सब कुछ पोस्टपोन हो गया, सब कुछ आगे बढ़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। वो तो यूपीएससी ने एग्जाम ले ली, नहीं तो बोल देता है 2 साल की एक साथ लेंगे, कई जगहों पे हुआ भी, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो इसलिए प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी, सांस लेने के लिए भी। और फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और बहुत सुंदर जगह देख करके आपने मकान बना लिया और वो पानी में बह गया, तो क्योंकि बहुत भयंकर बाढ़ आ जाएगी वहां पे। अधिकांश सुंदर जगहों पे बाढ़ आती है भारत में, आप देख रहे हो, है ना, क्योंकि वो नदी घाटियों में और वहां जाके बनाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है और खाली भी है। खाली इसलिए क्योंकि पहले वहां नदी बहती है, अभी इन दिनों में बह नहीं रही है, कभी भी उसका मूड हुआ तो फिर बहेगी। तो जब वो फिर से बहेगी तब आप साथ में बह जाओगे, ठीक है। इसलिए पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फ्यूचर है। और सबसे बड़ी चीज है कि पर्यावरण के लिए कम से कम 10 साल पहले जागना पड़ता है, तो समझदार बहुत होना पड़ता है। तो आपको पूर्वानुमान लगाना आना चाहिए। तो ये काम ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए पर्यावरण की पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रबंधन होने एनवायरमेंट मैनेजमेंट के, वो कम से कम 10 साल पहले होना, कुछ तो 30 साल। इसलिए तो हम बोलते हैं 2030 का टारगेट है, 2040 का टारगेट है, 2050 का टारगेट है। हम बोलते हैं 2050 के टारगेट है हमारे। तो लंबे टारगेट बनाए इसलिए जाते हैं इसमें पर्यावरण में। तो पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिलेबस का बड़ा पार्ट और अच्छा पार्ट है ना, और इसको करने से मेंस भी अच्छा होता है, इंटरव्यू भी अच्छा होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो आप टाइम का करोगे वो बेकार नहीं जाएगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो एनवायरमेंट लेकर के कोई लंबे समय तक बैठता है, 2-2, 3-3 महीने तक एनवायरमेंट की तैयारी करता है, 2-3 महीने तक नोट्स बनाता रहता है, किताबें खरीदता है, तो यहाँ किताबें खरीदी जा सकती है, यहाँ ज्यादा किताबें खरीदी जा सकती है।
कम से कम 5 किताबें आपके पास एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। 5 बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स को एक ही मानूंगा मैं, एनवायरमेंट की पूरी 6 से लेके ऊपर तक के एनवायरमेंट पूरा करिए, उसमें से वो एक ही किताब की तरह होगा। दूसरे नंबर पर आप लोग कोई भी एक फुल सिलेबस को कवर करने वाली किताब ले सकते हो, जो पूरे सिलेबस हो, चाहे वो टीएमएच की किताब हो, टीएमएच होगी तो भी काम चले। आजकल उसको मैग्रा हिल बोलते हैं या टाटा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीएमएच को क्या बोलते हैं आजकल? केवल मैग्रा हिल बोलते हैं, केवल टाटा मैग्रा हिल बोलते हैं शायद, हाँ जो भी है वो, उसकी किताब ले सकते हो। और एक नरहरि की किताब आती है, अग्रहरि की, सॉरी नरहरि की नहीं, अग्रहरि की। नरहरि तो वो कलेक्टर था, अग्रहरि की किताब थी। और एक बुक आती है, गलतियों वाली किताबें नहीं होनी चाहिए, थोड़े से आप लोग उसके कुछ रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हैं, बुक रिव्यू है ना, उसमें नीचे कुछ लोगों ने दिया होगा कि इसमें गलतियां बहुत है। ऐसी किताब नहीं खरीदना कभी भी लाइफ में, ध्यान रखना। तो 2 होगी तो भी 2 ये कर लीजिए, एक वो होगा, 3 भी चलेगा, 5 अभी मत करिए, 3 से काम चलाइए अभी, ठीक है? फिर बताएंगे आपको। फिर और डायनेमिक और इसी तरह का जो फ्लक्चुएट होता है, ऐसा है इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में भी यही फ्लक्चुएशन आता है, 15 से 45 वाला, 35 वाला, 15 से 35 इकोनॉमी भी कर जाता है कभी कभी, इसका भी गेम हो जाता है। तो इकोनॉमी के 2 पार्ट हैं, एक कोर इकोनॉमी, ठीक है, जो बिल्कुल ही मुख्य इकोनॉमिक क्षेत्र है। इसको आप क्लासिकल इकोनॉमिक भी बोल सकते हो, या यूं कहेंगे सैद्धांतिक। या कोर इकोनॉमिक अलग चीज होती है, प्रिंसिपल इकोनॉमी या सैद्धांतिक या क्लासिकल इकोनॉमी अलग चीज होती है। क्लासिकल इकोनॉमी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमी आप छोड़ सकते हो। अगर आप 11th 12th का सिलेबस देखोगे एनसीईआरटी का, तो माइक्रो एंड मैक्रो इस तरह से बताता है, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं ना, इस तरह से। हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमी का मतलब तो ये हो जाता है कि पूरा सोसाइटी पे और समाज पे, हम लोगों पे, राजनीति पे, बाकी सब चीजों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कौन कौन सी चीजों का। तो जैसे गरीबी, एम्प्लॉयमेंट या इस तरह की जो चीजें होती, बड़ी चीजें जो होती है, वो कहलाती है एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोलते हैं ना हम लोग, मैक्रो इकोनॉमी। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और जब आप इकोनॉमी का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर वाइज जब चीजें बताता है, तो वो आपकी कोर इकोनॉमिक है। जैसे कि वो बोलता है कि मुद्रा एवं बैंकिंग, है ना, करेंसी एंड बैंकिंग की बात कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस एक सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग एक सेक्टर है। तो जो सेक्टर वाइज बात करता है तो वो आपका कोर इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है, सेक्टर वाइज बात करता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण का, प्रतियोगिता दर्पण की किताब आती है, अतिरिक्तांक आता है, बहुत अच्छी किताब है और बहुत लंबे समय से वो मेंटेन है और हर साल वो अपना डेटा अपडेट भी करता है। और मेरे को प्रतियोगिता दर्पण में केवल एक ही किताब अच्छी लगती है और वो ये है, और मैं हर साल रिकमेंड करता हूँ, और जिसको भी करते हैं वो भी तारीफ करता है कि सर ये बहुत अच्छा आपने बताया, इससे हमारा काम हो गया। इस किताब की विशेषता ये है कि इसको 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। 1 साल पहले आप पढ़ोगे तो पुराने साल की किताब मिलेगी, पिछले साल की, इस साल की किताब नहीं मिलेगी, पिछले साल की मिलेगी। जो एग्जाम में, जब दरअसल एग्जाम जो होती है आपकी मई जून में एग्जाम होता है प्री, और ये बुक आती है अब मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में पढ़ने का तरीका इसका अलग है। तो इसके पहले आप पिछले साल की किताब लेके पढ़ो एक बार, पूरा अंडरलाइन करके पूरी किताब पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि आपके पास समय होता है। मार्च अप्रैल में जब ये किताब आएगी तो आपके पास सिर्फ 2 महीना 1.5 महीना रहेगा, तब आप पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 1 महीना लगता है पढ़ने में। रोज आप 20-25 पेज पढ़ोगे तो काफी मोटी किताब है, तो टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाता है। तो फिर इतना समय केवल इकोनॉमी को दोगे तो, और पहली बार समझने की कोशिश करोगे तो तब भी। तो आप पहली बार तो पूरी किताब पिछले साल वाली लेके पढ़ लो,
फिर में वो बुक आ जाए तब आप केवल बॉक्स पढ़ लो, उसके नए नए बॉक्स होते हैं, नई नई चीजें जो इस साल जुड़ी है बजट में और तमाम सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो सब वो बॉक्स में दे देता है, और बोल्ड लेटर्स में जो दिया हुआ है उसको पढ़ लो अंडरलाइन करके, बस उतने में काम हो जाता है। वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है तो केवल वही पढ़ना है, फिर दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। और एक और चीज है कि जो जहां पे भी पहले उसने लिखा है कि वर्ष 19-20 में या 20-21 में ये था और इतने टन MMT था या फलाना था या इतना करोड़ रुपया, इतना मिलियन डॉलर था, तो उस जगह को चेंज कर लो। वहां जाकर के जब नई बुक आएगी तो उसी पेज पे जाओ, लगभग उसी सेक्टर में जाओ, उसी सेक्टर में जाकर के उस डेटा को देखो कि अब कितना मिलियन डॉलर हो गया है, पहले इतना मिलियन डॉलर था अब इतना मिलियन डॉलर, तो अपना करेक्शन कर लो डेटा में। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है 3 तरह से पढ़ने का, मैंने आपको बता दिया। प्रतियोगिता दर्पण का, भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, कोर वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत करंट का भी हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स जो आपको तैयार करना है इकोनॉमी का, वो तो एक तो डेली करंट अफेयर्स से भी आएगा, क्योंकि जब जब रिजर्व बैंक की बात आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की बात आएगी, जब जब इंटरेस्ट रेट की और तमाम प्रकार की चीजों की बात आएगी, पॉवर्टी या तमाम प्रकार के इकोनॉमी से जुड़े हुए इंडेक्स है, उन इंडेक्स की बात आएगी, तब आपको करंट अफेयर्स में आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो भारत की स्थिति जानने के लिए तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये 2 बड़े डॉक्यूमेंट है जो आपका करंट का इकोनॉमिक्स तैयार करता है। बाकी के लिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, उसमें इकोनॉमी सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के, फर्टिलाइजर सेक्टर के, सब तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हर चीज का आपको आर्टिकल मिलता है करंट अफेयर्स में, न्यूज मिलती है, उन न्यूज को कलेक्शन करके रखो तो साल भर तैयार होता है। तो इकोनॉमी का जो डायनेमिक पार्ट है, जो करंट अफेयर्स वाला हिस्सा है, वो साल भर तैयार होता है और उसके नोट्स बनते जाते हैं। तो ये अगर आदत रही तो अपना नोट्स ही रिवाइज कर लो, अगर ऐसी आदत नहीं है तो मार्केट से कोई समसामयिकी, आर्थिक समसामयिकी के नाम से आएगा करंट इकोनॉमिक्स या करंट इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, तो उसको खरीद लो, उससे काम चल जाएगा। किसी कोचिंग वाले के नोट्स बुलवाए हैं आपने तो वो अपना इकोनॉमी का करंट अफेयर्स निकालते हैं, तो उसको खरीद लो, उसको बुलवा लो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये मुख्य पार्ट है। फिर आया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांटा हुआ उसने, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इस बार उसने थोड़ा सा उसके साथ भेदभाव कर दिया, उतना ज्यादा उसने उसको फोकस नहीं किया, लेकिन कभी भी कर लेता है। तो ज्योग्राफी 10 to 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत वेरी करता है, कभी 20 भी हो जाते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, मिनिमम 10 तो होते ही हैं कैसे भी करके। 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंफ्यूज करते हैं कि ये एनवायरमेंट है या ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है या ज्योग्राफी है। तो इसलिए वो 5 क्वेश्चन जो है कई बार उसमें चले जाते हैं, एनवायरमेंट के खाते में चले जाते हैं, कुछ लोग उसको ज्योग्राफी के खाते में ले लेते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने। कुछ लोग इकोनॉमी के उसमें भी ले चले जाते हैं ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में एकदम एक्सट्रीम वो समझना कि यही ज्योग्राफी है, तो प्योर वाली ज्योग्राफी जिसको ये बोलते हैं कि ये चट्टाने हैं, ये है और फलाना आग्नेय चट्टान, ये ऐसे सवाल आते भी नहीं है, तो जिससे कि आपको पता चले कि प्योर ज्योग्राफी। तो इसलिए 5 to 15 भी लिख सकते हैं आप लोग, 10 to 20 के बजाय 5 to 15 भी लिख सकते हो ज्योग्राफी। तो प्योर ज्योग्राफी तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और जितना ज्योग्राफी आता भी है वो करंट बेस्ड आता है, कोई न कोई घटना होती है वहां पर, चाहे वहां बम विस्फोट हुआ है तो वहां की नदी पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन बम विस्फोट नहीं होता वहां पर तो नदी नहीं पूछता, तो इसका मतलब वो प्योर ज्योग्राफी नहीं है, करंट अफेयर्स है। तो वो जो ज्योग्राफी वाला जो स्थान पूछा हुआ है या कोई जगह पूछी हुई, यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से अगर कोई चर्चा में आया है तो वो जियो पॉलिटिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो जियो पॉलिटिकल तरीके से पढ़ना सीखिए। तो उसमें ज्योग्राफी लिख रहे हो तो वहां ब्रैकेट में जियो पॉलिटिक्स लिख दीजिए और करंट अफेयर्स लिख दीजिए, ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी बहुत सरल आ जाएगा। तो इसलिए जो लोग ज्योग्राफी से डरते हैं या बोलते हैं हमको तो चक्रवात वाला समझ में नहीं आता है या चट्टान वाला समझ में नहीं आता है, मिट्टी के प्रकार समझ में नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, उसके सवाल बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर वो मेंस में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेंस में आते हैं तो फिर पहले ही कर लो उसको पहले से ही कर लेना चाहिए। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनसर्टेन है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है और सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप वहां पर अगर माथापच्ची करेंगे उसके बजाय मैप वाले क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, तो एटलस ले लो,
और एटलस से खेलना शुरू करो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको एटलस से तैयार होगा। 2 या 3 प्रकार के एटलस लो। एक राष्ट्रीय स्कूल एटलस, राष्ट्रीय स्कूल एटलस होता है, नेशनल स्कूल एटलस इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रीय स्कूल एटलस। वो सरकार का होता है, शायद पब्लिकेशन डिवीजन का। अच्छा है, काफी अच्छा है। एक मैं पहले रिकमेंड करता था ड्रीमलैंड वाला, इन दिनों में मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लो अगर मिलता है तो। ड्रीमलैंड वाला एटलस खरीदो, ब्लैक स्वान वाला भी खरीदो, और ये जो आप लोग ओरिएंट ब्लैक स्वान और एक और जो ऑक्सफोर्ड वाला खरीदते हो, तो ये चारों एटलस अपने पास रखो। चारों की अलग अलग महिमा है, चारों का अपना अलग अलग स्टाइल है प्रेजेंट करने का। तो 4 एटलस आपके पास होने चाहिए, तो इससे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी करना है तो थोड़ा बहुत इग्नू का मटेरियल यूज कर सकते हैं। इन सब में इग्नू का मटेरियल कॉमन है, ठीक है, अंडरस्टूड है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ज्यादा जरूरी है। उसका कारण है कि एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को सबसे अच्छा समझाया गया, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के साथ एनसीईआरटी ने उतना न्याय नहीं किया, ज्योग्राफी के साथ सबसे ज्यादा न्याय किया। क्योंकि बड़ी क्लासेस में जाने के बाद ज्योग्राफी बदल जाती है, बड़े बड़े सिद्धांत आ जाते हैं, कठिन ज्योग्राफी हो जाती है। और स्कूल लेवल पे जो ज्योग्राफी होती है वो थोड़ा सा बेसिक बताता है कि नदी यहाँ से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नदी की गर्दन बोलते हैं, या इसको ये बोलते हैं, ये मुहाना कहलाता है, ये ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो छोटी क्लास में बहुत अच्छे से बताई। बड़ी क्लास में जाकर, ग्रेजुएशन और पीजी में जाकर के कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ज्योग्राफी की ये चीजें बहुत छोटी हो जाती है। वहां जाकर के दूसरे प्रकार के नियम और वो चीजें शुरू हो जाती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। तो जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्योग्राफी है, जो समझना चाहिए, एक परिचय होना चाहिए, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा है। और खास करके 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है वो ज्यादा अच्छी है। वैसे तो 6 से पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी यदि आप करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी से शुरू करें, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत छोटी क्लास में भी जो कोई बताया हुआ कि ये सागर का नाम ये है, इस सागर को ये कहते हैं, इस ओशन को ये कहते हैं, तो कई बड़ी एज में भी जाकर के पता नहीं रहता उसको कि अच्छा ये कहते हैं। मतलब छोटा बच्चा बहुत अच्छे से बता सकता है ना, इस माउंटेन का ये नाम है। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल एकदम पक्का होना चाहिए। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि मेंस में जब आप राइटिंग करेंगे तो लिखते समय में आपकी जो लैंग्वेज है, यूराल पर्वत के थोड़ा नीचे आते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि ये ऐसे। तो सबसे पहले यूराल माउंटेन का नाम तो पता हो आपको, किसके नीचे आते हैं तो क्या पाते हो। तो ये जो लैंग्वेज आती है उससे थोड़ा एक पिक्चराइजेशन होता है आपके आंसर में, और उससे लेवल आता है, तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो ज्योग्राफी वहां मदद करेगा। खास करके 2 चीजें मैंने बताई, करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे जियोपॉलिटिक्स में अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, तो उसमें बार बार ये आता था कि देखिए जब कभी हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, है ना, मोदी को यात्रा करने की बहुत शौक है तो वो बहुत जाते हैं, और भारत ने विदेश नीति में बहुत कुछ किया है, बहुत सारा नुपुर शर्मा की वजह से हो गया है। तो ज्योग्राफी आई गई थी, अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई थी ना, ऑयल और मिनरल्स सब बातें आई गई थी। तो ये सब चीजें जो है ये जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है। तो तब लिखते समय में ये आएगा, फ्रॉम बाडुंग, एफ्रो एशियन नेशंस जो है जिस तरह से पहली बार मीटिंग कर रहे थे बाडुंग में, तो बाडुंग में जो मिल रहे हैं, बाडुंग जो मिल रहे हैं, नेहरू वहां गए थे उस जमाने में, और हम आज वहीं पहुंच गए। तो जब ऐसे इश्यूज आएंगे तब ज्योग्राफी, इसलिए तो उसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। तो जियो पहले लगा हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिसाइजेशन हो गया किसका? ज्योग्राफी का। तो वहां से जाता है, क्योंकि हर मुद्दे के साथ वो चीज आएगी। आप चाहे ब्रिक्स की बात करोगे, इप्सा की बात करोगे, क्वाड की बात करोगे, आपके दिमाग में लोकेशन घूमेगी ना। टीपीपी की बात करोगे या कोई भी बात करोगे आप, तो आखिर ब्रिक्स को हम जिंदा क्यों करना चाहते हैं? और ब्रिक्स में मोदी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? और ब्रिक्स में यदि चुप रहते हैं तो G7 में कैसे बोल पाएंगे? और G7 में बोल गए तो फिर G20 में कैसे चुप रहेंगे? तो इंडोनेशिया G20 वो कर रहा है। तो जब वो इंडोनेशिया ये करेगा और मोदी जाएंगे और वहां अगर कुछ बोल गए, क्योंकि वहां पुतिन भी आएगा, और उसके ठीक 4 दिन बाद यदि आपको फिर से
आपके घर में एक रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपके कट्टर दुश्मन के यहाँ पे भी जाते हैं फंक्शन में ठीक है, और आपको उनका जाना वहां बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप भी उनको जरूर बुलाते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति वैसी है। लेकिन वो वहां जाते हैं तो आपकी तारीफ नहीं करते, यहाँ आते हैं तो उनकी तारीफ नहीं होती, यहाँ वो उसकी बुराई कर देते हैं। आपके पास आते हैं, वहां वो जाते हैं तो आपके रिश्तेदार आपकी बुराई करके ही वो वहां सर्वाइव करते हैं आया समझ। लेकिन भारत वहां पे भी चुप रहता है, यहां पर भी चुप रहता है। तो ये पॉलिसी कब तक? नेहरू ने तो ये पॉलिसी बहुत पहले अपनाई थी, लेकिन वो बहुत अर्ली था। भारत बहुत गरीब भी था, भारत इकोनॉमी भी उतनी अच्छी नहीं थी, अभी अभी आजाद हुए थे हम लोग ब्रिटेन से। तो हमारे सामने इतनी महाशक्तियों के बीच में लड़ने के लिए ना तो पैसा था ना किसी का साथ देने। ये तो रईसी शौक है, लड़ाई झगड़े करना और युद्ध करना और ये सब। भारत जैसे देश को तो अपने आप को निर्माण करना था, तो इनमें कहाँ उलझना था। तो बांडुंग में हमने तय किया था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है करंट अफेयर से कि अभी जितना कुछ होगा, और ये रशिया यूक्रेन में, अब जो पुतिन को आप कभी बुलाओगे तो वो अमेरिका को गाली देने से बाज नहीं आता। अगर आपने उसको गेस्ट बुलाया या वो जहां गेस्ट है वहां आप भी गेस्ट हो, और अगर आप वहां बैठे हो कुर्सी पे और वो अभी उठ के गया आप ही के सामने माइक पे बोलने के लिए, और अब उसने जो बाइडेन को और तमाम अमेरिका और यूरोप को गाली देना शुरू की, वो दिए बिना माने, क्योंकि उसका तो रिसोर्सेज लगा हुआ है, यूक्रेन में वो डटा हुआ है, और यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? नहीं तो वो तो हरा देता अभी तक। तो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, यूरोप का और किसका? अमेरिका का। उसके सैनिक मार रहे हैं तो वो तो गाली देगा। वो अगर गाली देगा तो खुल करके चीन उसके समर्थन में आ गया। तो हमने तो साफ साफ जियो पॉलिटिक्स में साफ साफ बता दिया कि चीन से हम व्यापार करते रहेंगे और रशिया का साथ हम छोड़ नहीं रहे, और चीन से हमारा व्यापार चलता रहेगा। लेकिन आप जब बुलाओगे बातचीत के लिए तो हम आ जाएंगे। अमेरिका से बोल रखा है, आप बुलाओ ना बातचीत के लिए, कभी मीटिंग रखो, हम आ जाएंगे। और हमने कभी रखी तो आप आ जाना, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी हम, रशिया हमारा पुराना दोस्त है और हम उसे साथ नहीं छोड़ सकते। चीन के साथ व्यापार बहुत ज्यादा है, हमारा सब कुछ ठप हो जाएगा। चीन में हम लोग जो आयात करते हैं वो 98% करते हैं टोटल व्यापार में, और 2% निर्यात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर चीन निर्यात करना बंद कर दे हमको, तो हमारा तो काम ही ठप हो जाएगा। तो हम बंद कर ही नहीं सकते, केवल टिकटॉक बंद कर सकते हैं बस उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब काम तो चलते रहेंगे, पर उसके खिलाफ बोलेंगे भी नहीं। अगर आप बुलाओगे और आप गाली दोगे चीन को, ठीक है, वो आपने दी, हमने थोड़ी दी, तो हम चुप रहेंगे। और पुतिन जब आपको गाली देगा तब भी हम चुप रहेंगे। ये नहीं कहेंगे पुतिन जी बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुमने गाली दी है, उनको दी है, उनने उनको दी ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए बात खत्म। तो ये जब इस प्रकार की जब चीजें आएंगी तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री में जाओगे तो हाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। जापान में शिंजो आबे की डेथ हो गई, फिर जियो पॉलिटिक्स आ जाएगा, जापान के साथ रिलेशन। शिंजो आबे जो है वो मर गए, लेकिन उनकी 3 पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं लोग, पिछले 50, 60, 70 सालों से यहाँ आ रहे हैं। वो भी तो एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियन है, वंशवादी राजनीति वाले हैं। 3 पीढ़ियां हो गई उनकी, और तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति थे, और भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है, और जापान के साथ हम संबंध तोड़ते नहीं हैं। तो पहली बार जब नेहरू जापान के साथ संबंध बना रहे थे, वो एक लूटा पिटा, कमजोर और उसका अनिश्चित भविष्य वाला देश था, उसका कोई भविष्य नहीं था। अभी अभी हिरोशिमा नागासाकी से उभरा है, अभी अभी उसने अपनी सेना खत्म की, अभी अभी उसने नया नया संविधान बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने कंट्री में, कुछ भी नहीं था। लेकिन नेहरू ने कहा कि हमारे एलाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम मित्र हैं, और वो हम आज तक निभा रहे हैं। और वो एक जैसा मित्र और मित्रता निभाता रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा लगता था कि नेहरू ने भविष्य देख लिया है, वो तो बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत अच्छे से उसने अपने आप को ऊपर लाया, ठीक है ना। जबकि कुछ लोग नाराज भी हो सकते थे उस समय में, जापान से मित्रता करने से भी नाराज हो सकते थे, लेकिन वो नाराजगी भी झेली। लेकिन अभी की परिस्थितियां दूसरी है। हम कब तक इस प्रकार की चीजों को चला पाएंगे? किसी न किसी दिन हो सकता है हमको मुखर होकर के बिल्कुल एकदम स्पष्ट सामना करना पड़े
तब हमारी पॉलिसी क्या होगी, तब हम कहाँ जाएंगे, क्या हम अंदर ही अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की नहरें, दुनिया भर के रोड, दुनिया भर की योजनाएं, दुनिया भर की सोलर एनर्जी से रिलेटेड चीजें, जो हमारा फ्यूल एनर्जी फ्यूल वाला जो मामला है ना, वो यानी आप जो जिन देशों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो कुछ चीजों के लिए, तो क्या आपने उसके ऑल्टरनेट ढूंढे हैं या अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए कुछ किया है, आत्मनिर्भर करने के लिए कुछ किया है? तो उस दिशा में कोई पॉलिसी है, रणनीति है, या जिंदगी भर उन्हीं पर डिपेंड रहोगे, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये जो चीजें होती है और जिसका पॉलिटिक्स पे असर आता है उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। आ गया ना समझ? इसलिए ज्योग्राफी कई बार इस टाइप की पूछी जाती है। हमको लगता है कि अच्छा ये वाला ये पूछ रहा है, ये वाला पोर्ट पूछ रहा है, नहीं, उस पोर्ट का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? जियो पॉलिटिक्स। उसके ऊपर राजनीति टिकी हुई है, उसके ऊपर इस साल के चुनाव में इंपॉर्टेंट वो जो है वोट की संख्या कम ज्यादा होने वाली है, इस वजह से वो क्वेश्चन है। इसलिए ऐसा नहीं कि बंदरगाह पूछा तो ज्योग्राफी पूछ ली है, करंट अफेयर्स। इसलिए करंट अफेयर्स पे अगर आपकी तीखी निगाह होगी, गड़ी हुई निगाह होगी, तो आप एकदम से निकाल लोगे उस आंसर क्वेश्चन को, और आंसर भी निकल आएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि इसी को पूछा होगा, क्योंकि इस साल बहुत खबरों में था। जबकि आपको ऑप्शन नहीं पता, प्रश्न कुछ घुमा हुआ लग रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि इन चारों ऑप्शन में से जो ये वाला है ये इस साल चर्चा में बहुत था और ये बार बार सुनने में आ रहा था, तो यही होना चाहिए। दूसरा क्यों पूछेंगे? जो चर्चा में नहीं था उसको क्यों पूछेंगे? तो वही निकल जाता है और वो सही भी निकल जाता है। ठीक है, तो तुक्का लगाने में भी आसानी होती है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मैंने सब समझा दी। ये मेजर पार्ट है। इसके अलावा एक और हिस्सा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में नहीं लिखा हुआ, प्रीलिम्स में लिखा हुआ है जनरल साइंस, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका पार्ट अपने आप ही है। वो मेंस का सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बावजूद भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जनरल साइंस का भी जो अप्लाइड पार्ट है वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। केवल जनरल साइंस को पूछ के क्या करेंगे? तो उसके क्वेश्चन बहुत वेरी करते हैं, 2 से 10 तक वेरी करते हैं। कभी कभी तो 2 ही प्रश्न होते हैं उसके, और कभी कभी 10 तक हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 से 10 प्रश्न जो है इस हिस्से से आते हैं। बाकी जो भी होगा वो करंट अफेयर्स होगा सीधा सीधा, और जनरल होगा। अभी अभी स्पोर्ट्स के भी कुछ सवाल उसने पूछने शुरू किए हैं। बीच में किताबें और उनके लेखक यानी बुक्स और राइटर्स जो होते हैं, नए नए किताबें, प्राइज, ये सब नहीं पूछता था, अभी कभी कभी पूछता है कुछ। तो ये चीजें आ जाती है। रेडी रिकॉर्नर जो आप तैयार करते हो कुछ भी, उनमें से कोई भी सवाल आ सकता है। नए आदमी का किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का ट्रांसफर हुआ है, किसी की डेथ हुई है, नया कुछ इवेंट हुआ है दुनिया में कोई, तो इस प्रकार का जो 2 लाइनर 3 लाइनर जो आप नोट्स पढ़ते हो ना इधर उधर, क्रॉनिकल में, प्रतियोगिता दर्पण में, वो पढ़ा करो, वो कभी भी काम आ जाते हैं। नहीं तो मेंस में, राइटिंग में, लिखने में काम आएंगे, इंटरव्यू में बताने में काम में आएंगे। तो करना तो है ही, वो छोड़ना नहीं है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा जुआ टाइप है, कभी कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते। कभी पूरे स्पोर्ट्स उड़ा देते हैं, कई साल तक उड़ा के रखा है उसने, 7 साल तक स्पोर्ट्स के कोई क्वेश्चन नहीं थे, अचानक पूछ लिया उसने। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है या ये बेईमानी कर रहे हैं यूपीएससी वाले, ऐसा नहीं हो। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका टेस्ट करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक समराइज हमने कर दिया है इसको कि कैसे आपको तैयारी करना है, और मिनिमम बुक्स भी मैंने बता दिया। मैक्सिमम तो चाहे जितनी खरीद लो, उसका कोई और छोड़ नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम किताबें ये वाली ले लो। और साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी टीएमएच जो थी उसको ले सकते हो, अग्रहरी की किताब है शायद, वो अच्छी किताब है, मेहनत की है उन लोगों ने। एक और कुछ नाम याद आ रहा था, मैं भूल गया, अननोन सा राइटर है वो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आप किसी की भी देख लो, लगभग थोड़ा गलतियां नहीं होनी चाहिए बस, है ना। और कुछ बेसिक सेक्टर हैं, उस सेक्टर वाइज देखते जाओ। मैंने आपको बताया था जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, नैनो टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पूरा सेक्टर है, ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई सारे सेक्टर वाइज ऐसा दिया रहता है। तो 6-7 चीजें तो सेक्टर वाइज होती हैं, और बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज होती हैं। नोबेल प्राइज से एक आध सवाल आता है, जो जिस साल एग्जाम है उसके 1 साल पहले जो भी नोबेल प्राइज मिला है
तो उसके कंटेंट को भी देखिए कि क्या, किस बात पे उसको नोबेल प्राइज मिला, क्या सब किया, क्या था उसने, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ऐसा करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार होगा। मैं भी बताऊंगा, मेरे पुराने लेक्चर भी आप देख सकते हो, उसमें बेसिक चीजें बताई हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। तो ये है चीजें। कल्चर का भी इस तरह से, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, वैसे कल्चर को भी प्रीलिम्स में नहीं लिख रखा है, लेकिन कल्चर के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है ना। तो नितिन सिंघानिया वाली किताब है कल्चर की, या NIOS का नोट्स है कल्चर का, वो भी पढ़ सकते हो, अच्छा नोट्स है, ठीक है। तो कल्चर भी तैयार करो। तो कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मेंस में है, लेकिन प्रीलिम्स से पहले तैयार कर लेने से कम 5 प्रश्न का फायदा होता है। सिलेबस में वो मेंस में, लेकिन 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ठीक होते हैं उससे, अगर आप पहले तैयार कर लो तो। बाकी सिलेबस आप मेंस के टाइम तैयार कर सकते। वैसे तो मेंस की तैयारी पहले से करके रखना चाहिए, तो वो इसके साथ ही हो जाएगी अगर आप बहुत अच्छे से करोगे। अगर इसकी आंसर राइटिंग भी बीच बीच में क्वेश्चन मार्क वो करके करते रहो, जैसे मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया, तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई चीजों के क्वेश्चन आपने अगर डिटेल लिख लिया तो करंट अफेयर्स का मेंस का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। तो ऐसे मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा आज पॉलिटी को शुरू कर रहे हैं, तो मैं पॉलिटी में कोई भी चीज शुरू करूं उससे पहले या तो आप पॉलिटी को अगर शुरू करेंगे तो उसको वहीं से शुरू किया जाता है, आर्टिकल 1 से, या फिर प्रीएम्बल से शुरू करते हैं हम लोग कई बार। लेकिन चूंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग हर बार, क्योंकि मैंने फंडामेंटल राइट्स बहुत पढ़ा है, DPSP भी बहुत है पुराने। अगर आप हमारे वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो और बहुत डीप में प्रीएम्बल के ऊपर भी है। लगभग इससे पहले वाले 52 से पहले वाले हिस्से पे बहुत ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रपति वाले पे मैंने सबसे कम बताया। और चूंकि इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 5 साल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने, तो इस पे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 5 साल में होता है चुनाव। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड थोड़ा राष्ट्रपति वाला हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चलें, उसके बजाय हम थोड़ा सा जनरल चीज देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें द्रौपदी मुर्मू के बारे में उन्होंने बताया कि एक मैडम जो उड़ीसा में आदिवासियों के बीच में जब वो काम करने के लिए गई, तो उन्होंने बताया कि जो लोग हैं वहाँ वो इसी पे काम कर रही थी, अंडर न्यूट्रिशन पे काम, मेल न्यूट्रिशन पे काम कर रही थी। कुपोषण के शिकार बच्चे बहुत थे। आपको पता है जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो दुनिया में कालाहारी और बुरुंडी और ये नाम आते हैं, और भारत में जब बात करते हैं तो कालाहांडी नाम आता है, एक नाम आता है कालाहांडी। उड़ीसा का ओडिशा बोलेंगे, ओडिशा का कालाहांडी जिला जो है वो भूखमरी के लिए जाना जाता था। 20-25 साल तक लगातार वहां से भूख से मौतों की खबरें आती थी। तो भारत में जब कभी बात आती है कि तो अगर कहीं पे भी कोई भूख से मरता था तो लोग बोलते थे कालाहांडी हो गया, कालाहांडी जैसे हालात है। जब भी हम बात करते हैं ना कि अफगानिस्तान में अभी लोग भूखों मरने लगे थे तालिबान के आने के बाद, भारत ने भी गेहूं भिजवाया था। तो ठीक है, ऐसा ही भारत में जब बात आती थी तो उड़ीसा, तो द्रौपदी मुर्मू जिस आदिवासी क्षेत्र से आती है, तो बता रही थी मैडम कि मैं जिस नगाडा नाम की जिस जगह पे गई, तो वहां पर लोगों की, हमारा जो NGO था या उनका जो ऑफिस था, दफ्तर, वो यही काम करता था, अंडर न्यूट्रिशन पर काम करता था कि लोग कुपोषण और इस पे जो काम करते हैं, यानी लोगों को खाना नहीं मिल पाता। अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लोग पेट बांध करके और पानी पी करके काम कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आपके पास अनाज के भंडार पड़े हुए हैं, या तो फ्री में बांटो या फिर बहुत कम पैसे में तो कुछ करो, लोग भूख से मर रहे हैं। आपके दावे, चाहे उसने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आपके दावे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है, लोग भूख से, सच्चाई ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये भी बात उसी ने बोल दी, कोर्ट नहीं। तो ये जो स्थिति आती है, ये ओडिशा में उस इलाके में जाते थे, वहां से आती है द्रौपदी मुर्मू। तो वो बताती हैं कि वहां जब हम लोग काम करते थे तो महिलाएं जो साफ सफाई के लिए हमारे दफ्तर में होती थी या काम करती थी, तो वो आदिवासी महिलाएं जब हम जाते थे उनके पास से तो 3-4 फीट पीछे चले जाते थे और सर झुका लेते थे, क्योंकि लोग शहर से आए और हो सकता है ऊंची जाति के हों, और वो सम्मान करती थी एक तरह से। उन महिलाओं में से एक महिला सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई, भारत के सर्वोच्च पद पे पहुंच गई। तो वो ये बताने के लिए पहले कि वो आई कहां से, पहले आप देखो तो सही,
जहां लोग भूख से मरते हैं वहां से आई है, और जहां लोग शहर से अगर कोई चला जाए तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं और सिर झुका लेते हैं, ये उस समुदाय से आई है। यानी जो अपने आप को बहुत छोटा समुदाय मानता है, वहां से आई है। और अगर उनके बीच की कोई महिला यदि राष्ट्रपति बन जाती है तो फिर कितना बदलाव होना चाहिए और कितना कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने सिंबोलिज्म की बात की कि भारत में प्रतीकवाद होता है, सिंबोलिज्म। कुछ लोग सिंबॉलिक तरीके से राष्ट्रपति बनाया जाता है, वैसे तो सिंबल ही माना जाता है उसको, सिंबल ही हम बोलते हैं, सिंबल होता है, रबर स्टाम्प होता है राष्ट्रपति। अभी हम देखेंगे तो शक्तियां सारी जो है वो कहने को राष्ट्रपति के पास है, बाकी सारी शक्तियां तो हम बोलते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास ही। वो उसकी सहायता से काम करे, वो उसकी इच्छा के बिना काम नहीं करेगा, फिर मतलब ही क्या रहेगा, है ना। तो केवल बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी अभी तक के कुछ राष्ट्रपतियों की वो बात करते हैं कि उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10 साल सबसे ज्यादा समय तक वो राष्ट्रपति रहे, और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10 साल 10 से ज्यादा साल, क्योंकि शुरू में पहले बन गए थे और वो लंबे समय तक बने रहे। तो इतने लंबे समय तक वो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए क्या हासिल किया? सबसे बड़ी चीज है कि वो सीधे नेहरू के टक्कर के आदमी थे। अगर आप पहली वाली लोकसभा देखें और उसमें देखें तो पटेल जो है वो नेहरू से कम महसूस नहीं होते कभी भी, और ना ही राजेंद्र प्रसाद कभी कम महसूस होते हैं। पटेल की टक्कर के, नेहरू की टक्कर के हैं, और जीनियस भी थे। और संविधान सभा के भी वो अंबेडकर जब प्रारूप बना रहे थे तब वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस तरह का अपना रोल प्ले किया, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद पे जबरदस्त छाप छोड़ी थी। आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो रबर स्टाम्प थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे इस बार आया भी था सोमनाथ मंदिर वाला, वो था कि प्रधानमंत्री नेहरू कई जगहों पर नहीं चाहते थे, वैसे काम भी राजेंद्र प्रसाद ने किए। हिंदू कोड बिल के बारे में उन्होंने विरोध किया। अंबेडकर हिंदू कोड बिल बना रहे थे, नेहरू बनवा रहे थे। हिंदू कोड बिल राजेंद्र प्रसाद की वजह से 3-4 साल लेट हुआ और 3 टुकड़ों में आया, और पूरी तरह से नहीं आ पाया, वैसा नहीं आ पाया जैसा नेहरू और अंबेडकर लाना चाहते थे। उसके पीछे राजेंद्र प्रसाद थे, इसका मतलब राष्ट्रपति पावरफुल था। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता, वो इतनी बार पुनर्विचार के लिए भेजते थे और इतनी बार वो बोलते थे कि इसमें यूं करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, हिंदुओं के साथ ये नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के साथ तुम ये नहीं कर सकते, इसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो इतनी जबरदस्त छाप छोड़ने वाले व्यक्ति थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं राष्ट्रपति में। अभी आप थोड़ा सा राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़िए, पुराने राष्ट्रपतियों के बारे में, कुछ नहीं तो विकिपीडिया पे जाकर पढ़िए, उनकी कंट्रोवर्सी देखिए, ठीक है। तो बहुत डायनेमिक राष्ट्रपति भी रहे। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लग रही थी, तो इमरजेंसी के समय में फखरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति थे, और उन्होंने एकदम से उस वाले प्रस्ताव को सिग्नेचर करके दे दिया जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाना चाहते थे। पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे, क्योंकि उसके बाद तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही चले गए और देश भर में इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी को लोकतंत्र के लिए बहुत ही ब्लैक पीरियड बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल ही काला समय था वो। तो जब इतना खतरनाक चीज थी तो राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब इंदिरा गांधी के साथ इतने सहमत थे, इस कारण से चर्चा में थे। तो ढेरों राष्ट्रपति चर्चा में रहे अपने कारणों से। ज्ञानी जैल सिंह का और इंदिरा गांधी का बहुत झगड़ा है। ज्ञानी जैल सिंह बहुत कम पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बोलते हैं 5वीं पढ़े हुए थे, और बहुत जिद्दी थे, और सरदार तो थे ही। तो वो एक बार राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करने चले थे, जबकि उनके पास लगभग 480 सीटें थी, 450 सीटें थी उनके पास, 454 सीटें थी, 454। अब इतनी सीटें होने के बाद सरकार को कैसे बर्खास्त करोगे? लेकिन वो हिम्मत दिखाए थे, कर नहीं पाए थे, लेकिन ये था। तो ज्ञानी जैल सिंह खूब चर्चा में रहे। एक के बाद एक अगर आप देखोगे, के.आर. नारायणन का नाम चलता है, वेंकटरमन का, आर वेंकटरामन जो थे, उनके समय में 5 प्रधानमंत्री बन गए, 4 प्रधानमंत्री, राजीव गांधी से लेकर बार-बार, मतलब 3-4 साल में ही 5 प्रधानमंत्री आ गए थे। तो कितनी सरकारों का आना जाना उन्होंने देखा, लेकिन उनकी नीति देखो, उनकी पॉलिसी देखो।
KR नारायण के समय में देखो, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे APJ अब्दुल कलाम। एपी के पद की गरिमा इतनी बढ़ा दी थी, तो ये वो वाली टक्कर थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, वो इधर थे अटल बिहारी वाजपेयी और उधर थे APJ अब्दुल कलाम, दोनों टक्कर के लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी बहुत चलता था और प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जो अहमियत थी वो बहुत ज्यादा थी, सारे दल वाले उनको मानते थे। उनका नॉलेज भी बहुत था, एक्सपीरियंस बहुत था, उनका अनुभव बहुत था, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, क्योंकि बहुत पहले वो विदेश मंत्री के तौर पे भी काम कर चुके थे, विपक्ष के नेता के तौर पे काम कर चुके थे, और कब से, जवाहरलाल नेहरू के समय से वो सांसद हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय भी वो प्रधानमंत्री, जब जवाहरलाल नेहरू थे तब वो खड़े होकर के सांसद के रूप में भाषण देते थे और नेहरू बोलते थे कि ये कमाल के व्यक्ति हैं। इंदिरा गांधी के समय में कई बार उन्होंने इंदिरा गांधी की आलोचना की संसद में खड़े होकर के, फिर उनके लड़के राजीव गांधी के समय में उन्होंने की। तो इतने समय से जो आदमी डिजर्विंग कैंडिडेट था प्राइम मिनिस्टर के लिए, इतने समय बाद यदि बनता है तो उसके पास तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, यानी कम से कम 5 बार प्रधानमंत्री कोई रह जाए उतना एक्सपीरियंस उस आदमी के पास था। उस समय में आकर के अब्दुल कलाम अपनी जगह बना गए और वो दुनिया भर के लोगों के चहेते थे, भारत में बच्चों के चहेते थे, स्टूडेंट्स बहुत चाहते थे उनको, और वो ज्ञान के देवता के रूप में रहे। ज्ञान के देवता थे, विज्ञान के देवता थे, तो ज्ञान विज्ञान से उनका नाता था। तो कई लोग हमारे यहाँ जब शांति कुंज में आए तो उनको ऋषि कहा गया, बोले एक ऋषि थे। हमारे यहाँ जैसे हिंदुओं में हम बोलते हैं ना, भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने ये लिखा है, तो हमने उनको ऋषि कहा। वैसे भी ऋषि रिसर्च से काफी जुड़ा हुआ शब्द लगता है, तो जो रिसर्च करते थे वो ऋषि थे, तो उनको ऋषि कहा। तो इतना नाम तो मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्रपति दूसरा जो है इस तरह से कमा पाया होगा। प्रणब मुखर्जी को बनाया जरूर कांग्रेस ने राष्ट्रपति था, लेकिन वो मोदी को लाने में बड़ा योगदान था उनका। वो अलग ही प्रकार के राष्ट्रपति थे। मोदी की सरकार बनी और बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, और मोदी ने जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ उनको भारत रत्न दिया, और वो भी सीधे RSS मुख्यालय पहुंच गए। कांग्रेस के होते हुए भी RSS मुख्यालय में जाने वाला वो मुख्य अतिथि थे। तो ये उनका नाम बिल्कुल एक अलग तरीके से चलता है, प्रणब मुखर्जी का। तो क्या द्रौपदी मुर्मू अपना नाम चला पाएंगी आदिवासियों के लिए कुछ करने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर गुजारने के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, या वो ओडिशा जैसे पिछड़े हुए राज्यों के लिए कुछ करने के लिए? 5 साल में यदि वो ऐसा कुछ कर पाई तो निश्चित रूप से वो भी एक लंबी लिस्ट में भविष्य में जब कभी राष्ट्रपतियों को याद किया जाएगा। कई राष्ट्रपतियों को हमने भी याद नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे कि रामनाथ कोविंद को भी याद नहीं किया। तो क्या वो भी एक वाकई में रबर स्टाम्प होंगी? क्या वाकई में सिंबोलिज्म है, ये प्रतीकवाद है कि आदिवासियों के वोट लेने के लिए उसको बना दिया गया, या वाकई में वो ऐसा कुछ कर जाएंगी? तो हमेशा सिंबोलिज्म डेरोगेटरी नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो सिंबोलिज्म है, कभी कभी वो काम भी कर जाता है, जैसा कि कुछ राष्ट्रपतियों ने किया है। तो मैंने आपको एक परिचय अलग टाइप का इंटेलेक्चुअल इंट्रोडक्शन है। ये न्यूज़पेपर में आप जो देखोगे वो अलग टाइप की चीजें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म फलानी जगह हुआ और उनके पति मर गए, उनके बच्चे मर गए, और ये एक अलग चीज है। तो एक सिविल सर्वेंट जो है राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट को या जीतने वाले व्यक्ति को कैसे देखता है, तो ये इस लेवल का एनालिसिस होना चाहिए। आपका एनालिसिस इस लेवल का होना चाहिए। आपका आंसर भी कभी लिखना हो तो कि भारत के राष्ट्रपति पद की क्या गरिमा है और ये किस तरह से निभाई जाती रही है, और भविष्य में होने वाले राष्ट्रपति से आप क्या अपेक्षा करते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो मैं अभी आपको जो 10-15 मिनट बोला वो आप आंसर लिख सकते हैं। आ गया समझ? ऐसा होता है। तो अपने आप को किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए भी इस तरह से तैयार करो।
ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति का पद और उससे जुड़ी हुई शर्तें और वो चीजें। तो राष्ट्रपति का पद 52 से 62 वाला जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 52 से 62 में सीधा सीधा राष्ट्रपति के बारे में, आगे भी बहुत सारी जगह चर्चा है राष्ट्रपति की, फिर हम जाते हैं 143 में भी आता है और भी जगह पर, जब सुप्रीम कोर्ट से जोड़ते हैं तब भी आएगा, मंत्रिपरिषद से जोड़ेंगे तब भी आएगा, तो आगे कई सारे आर्टिकल आएंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड। लेकिन शुरुआत जो होती है वो 52 से 62, और जब हम 56 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं, 54 की बात करते हैं, तो यहां पर राष्ट्रपति चुनाव का तरीका और ये जो हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इंपॉर्टेंट चीज इस साल इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन हुआ है तो उसका तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, अनुपात में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया हमारे नोट्स में दी हुई है, वहां समझ लीजिए, नहीं तो हम उसमें ग्रुप में डलवा देंगे, तो उसमें अभी हम लोग 15-20 मिनट का समय लगेगा, वो हम नहीं बता रहे हैं। या फिर आप सुभाष कश्यप का वीडियो देख लीजिए, वो आपको ग्रुप में डलवा देंगे आज, है ना। तो सुभाष कश्यप का वीडियो देख लीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव वाला, उनका पुराना वीडियो मैं बहुत पहले दिखाता था 96-97 में, उस समय यूट्यूब नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तब मैंने वीडियो कैसेट खरीदे थे इग्नू के, तो वीडियो कैसेट से VCR लगा के मैं उस समय में पढ़ाता था तो तब भी मैं ऑडियो विजुअल यूज करता था 96 में, 97 में, दिल्ली से बहुत सारे वीडियो ऑडियो कैसेट्स लेके आता था। VCR मैंने खरीदा था 96 में, और दूरदर्शन पे या किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी पे भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री, खास करके डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, कोई भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आती थी तो मैं उसको रिकॉर्ड करता था स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे दिन क्लास में दिखाता था, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं देख पाते थे समय पे, सबके घर पे टीवी भी नहीं था, तो हम लोग उसे वैसे दिखाते थे। भारत एक खोज भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी तब, दूरदर्शन आर्काइव वाले निकालते नहीं थे रिकॉर्डिंग, तो मैं कॉपीराइट का वायलेशन करके रात को 9 बजे कैसे भी करके घर पहुंचने की कोशिश करता था संडे के दिन, क्योंकि भारत एक खोज आता था, तो उसको VCR पे लगा के उसको VCR में इनपुट देके उसको रिकॉर्ड करता था। अच्छी क्वालिटी का VCR था मेरे पास, पैनासोनिक का था शायद, काफी महंगा भी था उस जमाने के हिसाब से, 20,000 रुपए का था, जब कलेक्टर की सैलरी 3,000 रुपए थी ठीक है, 3-4 हजार रुपए होगी, तो तब की बात बता रहा हूँ। तो वो हमने ये सब किया और बच्चों को दिखाते थे, मुझे मालूम था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब YouTube आया तो अब सबको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम उस समय में करते थे। बामियान की, जब तालिबान ने 1999 में वो जो बामियान की बुद्ध प्रतिमा तोड़ी थी, तब पूरी जो एक नेशनल ज्योग्राफिक ने और इसने शायद डिस्कवरी ने निकाली थी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने वो पूरी रिकॉर्ड करके बताए थे। 9/11 को, या हमारा जो IC-814 जो जहाज हाईजैक हुआ था उसकी स्टोरी हो, सबकी डॉक्यूमेंट्री निकाल के 1-1 घंटे की बताते थे। करंट अफेयर्स ऐसे तैयार कराते थे, यानी उस समय में हमने यूट्यूब तो चला ही रखा था ठीक है, यानी 3 घंटे 4 घंटे की क्लास में 1 घंटा तो आपको टीवी देखने को मिलता था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरे पास वो रिकॉर्ड रहता था, और मैं कैसेट्स के ऊपर वो लिखता था कि इसमें करंट अफेयर्स में ये 3 घंटे में खत्म हो जाता था, फिर नया कैसेट खरीद के लाओ, तो वो भी महंगा पड़ता था, तो उसको रिपीट भी करते थे, ओवरराइट हो जाता था ना उस पर कैसेट पे। तो जैसे किसी को पर्याप्त दिखा दिया, बच्चों ने से पूछ लिया, सबने देख लिया, सबका हो गया, अब हम इस पर दूसरे चढ़ाएंगे, तो उसको रिपीट भी करते। जैसे आप पेन ड्राइव को बार बार इरेज फॉर्मेट करके यूज करते हो, तो बड़ा मजेदार मुझे याद आया इससे, खास करके वो सुभाष कश्यप वाले वीडियो से वो बहुत दिखाया राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आप जाकर के देखिए तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको। एक तो 52 में तो ये लिखा है केवल कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और ये सब है। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि अब आप जितने भी पदाधिकारी पढ़ोगे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष पढ़ो, चाहे उपराष्ट्रपति पढ़ो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ 3-4 चीजें जो है आप जोड़ करके चलिएगा। सबसे पहली चीज
आपको जो याद रखना है, एक फ्रेश पेज पे नोट्स बनाइए, बिल्कुल फ्रेश पेज पे लिखिए, एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में ध्यान रखिए कि किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी प्रक्रिया के लिए क्या क्या तैयार करना है। पहला आर्टिकल तैयार करना, सबसे पहला होगा आर्टिकल का नाम है ना, जैसे राष्ट्रपति तो 52 से 62 है ना, ये तो ये पक्का होना चाहिए। दूसरे नंबर पे होने चाहिए शेड्यूल, कौन कौन से शेड्यूल उससे जुड़ी हुई है। अब राष्ट्रपति किसके शेड्यूल से जुड़ा हुआ है? एक तो पहले शेड्यूल से भी जुड़ा होगा, क्योंकि राज्य का नाम परिवर्तन होगा और तो राज्य के नाम होंगे, वो होंगे तो वो विधायक की तरह काम करेंगे और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में भी उसका रोल तो होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं है उसमें, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो डायरेक्ट है, क्योंकि उसकी शपथ भी है और वेतन भी है। तो राष्ट्रपति का वेतन भी सेकंड शेड्यूल में है और उसकी शपथ का प्रारूप जो है वो कहाँ है? थर्ड वाले में है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति सेकंड और थर्ड शेड्यूल से सीधा जुड़ा। फोर्थ में उसका ज्यादा काम नहीं है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। फिफ्थ में उतना रोल नहीं है, लेकिन सिक्स्थ में ज्यादा रोल आ जाएगा, क्योंकि खास करके उसको रिपोर्ट होगा। जो ट्राइबल काउंसिल है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उधर नॉर्थ ईस्ट वाली, वो सारी सीधे रिपोर्ट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते, तो वहां पर बहुत ज्यादा रोल आता है, ठीक है। फिर सेवंथ में संघ सूची, राज्य सूची, यहाँ ज्यादा रोल नहीं है। 8 वाले में उतना नहीं है। 9वें वाले में कई जगह पर राष्ट्रपति आ जाएगा, हालांकि उसमें न्यायालय में जाने के लिए नहीं है। 10वें दल बदल के मामले में भी राष्ट्रपति आ सकता है, वैसे उसमें निर्वाचन आयोग आता है, लेकिन राष्ट्रपति का रोल भी हो सकता है। खास करके मैंने जो बताया वेंकट रमन के समय में 5 सरकारें बन गई, 5 प्रधानमंत्री हो गए, तो ऐसे में राष्ट्रपति का कितना ज्यादा रोल था। तो शेड्यूल के साथ जोड़ करके देखिए इसको। फिर संविधान संशोधनों के साथ जोड़ के देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित संविधान संशोधन कौन कौन से हैं जहां राष्ट्रपति का जिक्र आता है या राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की लिस्ट बनाइए या फिर उनको जोड़ करके देखिए। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति ऐसे कंप्लीट नहीं होता। कई लोग सोचते हैं 52 से 62 पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति, ऐसे नहीं होता। फिर हमने जो अभी राष्ट्रपति पद के बारे में मीडिया की जानकारी कितनी है और मीडिया में कितना कुछ राष्ट्रपति के बारे में आता है, वो सब भी आपको पता होना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि राष्ट्रपति कैसे कैसे थे, लोग क्या क्या कमेंट करते हैं राष्ट्रपति पे कि ये ऐसा है, ये वैसा है राष्ट्रपति। या फिर देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम को तो मीडिया नहीं बनाया था, जो भी बनाया था, क्योंकि वो तो एक गुमनाम हीरे थे ना, हीरो तो थे, लेकिन लोगों ने तो लगभग उनको इस तरह मिसाइल मैन के तौर पे उस पे जो है इतने पॉपुलर नहीं थे। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में चमके, ठीक है ना। लेकिन वो किसी पद के मोहताज नहीं थे, लेकिन फिर भी मीडिया ने काफी कुछ किया। तो मीडिया जो करता है वो आखिरी में लिखेंगे हम लोग। पहले लिखिए प्रेसिडेंस या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में कहां पर अमेंडमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, राष्ट्रपति कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आए हैं, या कब कब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है और कब कब मना किया, इसकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। फिर आएगा कि विवाद, राष्ट्रपति से जुड़े हुए विवाद, डिस्प्यूट्स, कब कब विवादास्पद परिस्थितियां बनी इतिहास में। भारत के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति के बारे में डिस्प्यूटेड चीजें कब कब रह रही हैं, वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस साल सब चीज काउंट होगी। अगर आप इस साल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इस बार राष्ट्रपति से संबंधित मैं नहीं चाहता कि कोई चीज जो है आपकी छूटे, तो ये सब चीजें होंगी। फिर मीडिया रिपोर्ट्स में कहां राष्ट्रपति हैं वो आखिरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके, या फिर एक और चीज आएगी कि जो जब हम बोलते हैं कि 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं प्रोविजन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ते हैं और एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ते हैं। तो जब जब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बने हैं तब तब राष्ट्रपति ने कब कब ऑर्डिनेंस जारी करके, जैसे पोटो और पोटा जो हुआ था तब वो ऑर्डिनेंस एक्ट में बदला था। तो डिस्प्यूटेड ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे,
कानून बनाने में कब कब विवाद हुआ है राष्ट्रपति के मामले में, ठीक है, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी लॉ। संसद ने, राज्यसभा ने, लोकसभा ने कब कब ऐसे विवादास्पद कानून बनाया और तुरंत राष्ट्रपति ने सिग्नेचर से मना कर दिया, वापस लौटाया, रिव्यू करने के लिए लौटाया, या फिर एकदम से सिग्नेचर कर दिया और सरकार को सपोर्ट कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर लॉ बने तो रामनाथ कोविंद ने कुछ नहीं कहा, जबकि रामनाथ कोविंद पुनर्विचार रिव्यू करने के लिए सरकार को कहते तो ये इतनी फजीयत नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ राष्ट्रपति थोड़ा चूक गए, चूक नहीं गए, वो तो बनाए इसलिए गए थे कि तुम साइन कर दो ठीक है, वो मतलब बीजेपी के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहे, तो उनको बीजेपी ने इसी उद्देश्य से बना रखा था। शायद ये शर्त ही हो कि तुमको बना तो रहे लेकिन तुम बीच में अपनी अकल मत लगा लेना कहीं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अब एपीजे अब्दुल कलाम ने तो 2-3 मुद्दों पे पुनर्विचार करवा दिया था, ठीक है, लेकिन वो फिर मनमोहन सिंह के समय करवाया, मतलब वो उधर है, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल का ऐसा कोई कार्यकाल में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो रबर स्टाम्प पे थी क्योंकि सोनिया गांधी के आदेश पे काम करती थी, तो राष्ट्रपति जैसा कुछ था नहीं। तो ये चीजें जब आप रबर स्टाम्प वाकई में रबर स्टाम्प की तरह दिखाई देते हो तो फिर बात अलग होती है। एपीजे अब्दुल कलाम बड़े सक्रिय थे, एक्टिव थे, उन्होंने 1-2 जगह दिखा दिया था अपना, नहीं ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो फिर भेजो, मैं देखता हूं, फिर देखता हूं। तो पॉकेट वीटो भी जा सकता था, अभी तक एक ही बार गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है ये वाला, तो खास करके विवाद, राष्ट्रपति के सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं पार्डनिंग पावर के रूप में, क्षमादान वाला। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमा करने की जो शक्तियां हैं, वो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। उसमें वो सजा को कम कर सकते हैं, सजा को बदल सकते हैं, पूरी तरह माफ कर सकते हैं, 3-4 तरीके हैं उसके। और राज्यपाल को भी ये पावर है, ठीक है, ऐसा ही पावर राज्यपाल को भी है। वो थोड़ा सा उसके पास एकदम मृत्युदंड को उस तरह से पार्डन करने का नहीं है, लेकिन यहां है। अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें कई राष्ट्रपति इस विवाद के चपेटे में आए, और इसमें साफ साफ दिखता है कि पार्डनिंग पावर जो यूज की जाती है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से की जाती है। जिसकी सरकार होती है उस सरकार का आदमी होता है, अगर अपराधी तो वो माफ कर दिया जाता है। सरकार यदि विरोधी दल की है तो फिर उसको माफ नहीं किया जाता, बल्कि अपने दल का है तो उसको माफ कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ही खतरनाक चीज है। अभी तक बहुत विवाद हुए हैं, तो मैंने बहुत सारा अपनी क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि राजीव गांधी हत्याकांड का काफी अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। राजीव गांधी एसेसिनेशन, राजीव गांधी एसेसिनेशन केस में यदि आप जाकर के देखेंगे तो राष्ट्रपति ने क्षमादान कर दिया नलिनी को। अब वो धनुष तो वहीं मर गई थी, वो जो राष्ट्रपति को माला पहना रही थी। अब पूरा उसका फोटोग्राफ देखिएगा तो 50-60 लोग मर गए थे, वो राजीव गांधी शत-विक्षत हो गए थे बम विस्फोट में, श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में, जब वो एक चुनावी रैली को लेने के लिए गए थे। लेकिन उसमें राष्ट्रपति के बार-बार रोल आए हैं, बार-बार। और राष्ट्रपति ने जो है, जो नलिनी थी और वो था, उनको फांसी की सजा हुई थी 1998 में। 91 में जो है डेथ हुई थी राजीव गांधी की, यानी क्राइम कमिट कब हुआ? 91 में। और डेथ वाला कब मिला उसको? 98, यानी कि सजाए मौत मिली उसको 98। और 2014 तक, वो 2014 में उसको पार्डनिंग कर दिया गया। तो ये जो पूरा ये रहा, तो इस पूरे प्रोसीजर में जो सजा नहीं देने का या सजा, उसको उम्र कैद में बदल दिया। फांसी की सजा को किस में बदल दिया? उम्र कैद में बदल दिया, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। तो ये उम्र कैद में बदलने की प्रक्रिया क्यों की गई? तो उसमें जो आधार बताया गया है, वो आधार उन्होंने बताया राष्ट्रपति ने कि ये डिले इन डेथ, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ, यानी कि सजाए मौत यानी फांसी पे लटकाने में जो देरी हुई है, इस वजह से हम इसको अब उम्र कैद में बदल रहे हैं। क्योंकि 98 से इसको कंफर्म पता था कि मुझे मरना है, और 98 से
उस बीच में उसकी बच्ची का जन्म हो गया था 91 के बाद में, जेल में ही। तो ये भी एक ग्राउंड था, लेकिन उन्होंने ग्राउंड ये बनाया। तो ये केस स्टडी, एक केस स्टडी आपको तैयार करनी चाहिए हमेशा पार्डनिंग पावर से संबंधित, और वो ये बहुत बढ़िया है, राजीव गांधी एसेसिनेशन। इसमें राजीव गांधी के घर वाले जैसे सोनिया गांधी हुई, प्रियंका गांधी हुई, ये सब भी जो है बोल रहे थे अब इसको माफ कर दो, ठीक है हम भूल चुके हैं, अब हमारे पिता को मारा है तो ठीक है। लेकिन यहाँ एक और चीज आती है, मैं बता रहा हूं आपको, पहले ये लिख लीजिएगा कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ, यानी कि जो सजाए मौत हो जानी थी 1998 में सजा हो गई तो सन 2000 तक दे देते, 2001 में दे देते, 2014 तक आप क्यों नहीं दे पाए, 13 तक क्यों नहीं दे पाए? तो आपको देना थी। तो ये तो रोज मर रही थी घुट घुट के, उसको तो मालूम था कि मुझे मरना है, या तो पता हो कि अभी सजा नहीं हुई है तो उसमें चांस भी रहता है कि हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे, लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि फांसी चढ़ना है तो फिर आप फांसी चढ़ा क्यों नहीं रहे? तो ये भी कम सजा नहीं होती, तो आपको बदलना चाहिए। तो ये क्या ग्राउंड हुआ, लेकिन ये ग्राउंड था। तो तरह तरह के, अभी भी इस साल भी फांसी की सजा हुई निर्भया वाले में, तो आप देख रहे थे, आपने सब देखा, 3 लोगों को उनको फांसी हुई थी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझाया था मैंने, तो आपको भी बता देता हूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सिद्धांत। ये सिद्धांत इसलिए समझना चाहिए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है, और खास करके राष्ट्रपति ने भी। उन्होंने ये देखा है कि आपने ये तो बता दिया है कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ हुआ है, लेकिन ये डिले हुआ किसकी वजह से? डिले भी तो कोर्ट की वजह से ही हुआ है। कोर्ट से आपने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट जाओ, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तमिलनाडु हाई कोर्ट जाओ, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बार कहा इधर आओ, बीच में कहा कि नहीं अब राज्यपाल के पास जाओ, ये राज्यपाल से होगा, फिर राष्ट्रपति के पास आओ, फिर ये। तो आप ये सब अगर जल्दी जल्दी कर ले, तो कोई भी अगर पेंडिंग नहीं रखता अपने यहाँ पे, सब ने अपने यहाँ 6-6 महीने, साल भर पेंडिंग रख के सुनवाई की, अगर कोई 1-1, 2-2 महीने में सुनवाई कर देते तो तुरंत हो जाता, तो उसको फांसी हो जाती। लेकिन आपने देर इतनी कर दी, तो ये तो फिर, तो जो जिन संस्थाओं को फांसी की सजा सुनानी है और एग्जीक्यूशन कराना है, वही संस्थाएं देर भी तो कर रही हैं। ये देर किसने की? तो ये सिद्धांत इसमें आता है। दूसरा आता है कि आप माफ करने वाले होते कौन हो? जैसे प्रियंका गांधी बोलती मेरे पिता के हत्यारण जो है मैं उनको माफ करते हूँ, लेकिन साथ में जो 50-60 और लोग मरे, उसमें माइनॉरिटी हैं, उसमें SC हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है फिर? उनकी भी तो मौत, वो लोग तो माफ करने के लिए नहीं आए आगे, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप इसको माफ कर दो। तो फिर आप, मतलब इसका मतलब है कि राजीव गांधी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनकी हत्या बहुत मायने रखती है, और दूसरा आदमी जो उसके साथ मरा वो तो, जबकि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो बराबर है, ठीक है, और सबके बराबर अधिकार है। एक और चीज ये है कि इस पूरे हत्याकांड में जो पूरा जो एग्जीक्यूशन हुआ है और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ध्यान में नहीं रखा गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सिद्धांत तमाम लॉ के स्टूडेंट जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया जाता है बैंक रॉबरी का। बैंक रॉबरी के एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है वो कई बार वैन, मारुति वैन में ही पुराने जमाने में फिल्मों में होती थी ना बैंक रॉबरी, है ना, तो रॉब जो होता है तो वो तो पूरा माल लेके वैन का फाटक खोल के एकदम से घुसना आसान होता है गेट में। तो मारुति वैन एक आदमी ने परचेस किया या किराए पे लिया, और वो बाहर हो गया वहीं से, और उसने पकड़ा दिया उनको। फिर बाद में एक ने पिस्टल खरीद के उनको पकड़ा दिया। फिर 3 आदमी जो गए, उनमें से एक आदमी बाहर खड़ा हो गया बैंक के, और 2 आदमी गए, एक के हाथ में पिस्टल था और वो फायर करता जा रहा था और धमकी दे रहा था, और एक आदमी बोरा लेके गया जो कैश इकट्ठा कर रहा था। तो अब जब सजा होगी और पुलिस पकड़ेगी तो कितने लोगों को पकड़ना चाहिए और किस किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, IPC में, और खास करके जो सिद्धांत है इसमें साफ साफ बताया जाता है कि 5 को बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि वो पूरी एक ही घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे। अगर किसी ने भी अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया होता तो वो घटना नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि वो 5 को बराबर सजा मिलेगी।
इसलिए आप देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि वो जो बस में था वो एक लड़का उसने रेप नहीं किया था और ऐसा ऐसा, उसको फिर भी फांसी पे लगा दिया। वो बहुत सर पटक पटक के रो भी रहा था। और दूसरे भी लोग बोल रहे थे, उसके साथी भी थे, वो बता रहे थे कि ये तो उस दिन निर्दोष था, मतलब हम दोषी हैं। एक तो लड़का वो नाबालिग था, मुसलमान था, वो बरी हो गया, वो यही इंदौर में रहता है, जिसने निर्भया के साथ रेप किया था। तो वो तो 17 साल का था, तो वो बच गया, उसको छोड़ दिया 1 आध साल में या 2 साल में। एक जो था वो राम सिंह कौन, वो सुसाइड कर गया। बाकी 3 थे, उसमें से एक जो था वो बोले नहीं वो पीछे था, या जो भी था, चाहे वो बस में सो गया था, उस बस में था या उसको पता था, तो सिद्ध नहीं कर पाया। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जितने भी लोग वहां थे, मान लीजिए एक केवल लड़की को चढ़ा करके, बस में चढ़ा करके निर्भया को, और कह देता ये बस बहुत अच्छी, तुम इसी में जाओ, और अगर चला जाता तो भी उसको फांसी होती। क्योंकि अफजल गुरु को फांसी इसी आधार पर हुई थी। वो संसद पे हमला करने के लिए नहीं गया था अफजल गुरु, लेकिन उसने आतंकवादियों को संसद तक पहुंचाया था, उसको गाइड कर रहा था फोन पे, उसका वो प्लान बना रहा था, इसलिए उसको फांसी हुई। अब जैसे कसाब को फांसी हुई, वो तो डायरेक्ट मार रहा था, लेकिन हम वो पूछ रहे हैं कि हाफिज सईद को यहाँ भेजो तो हम उसको फांसी बिठाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठ करके उसको गाइड कर रहा था कि तुमको मुंबई में हमला कैसे करना है। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले सिद्धांतों को कई बार पार्डनिंग पावर में, खास करके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा विवादों में आते हैं इन चीजों की वजह से। तो मुझे लगता है आज आपने थोड़ी थोड़ी मतलब डीप रूटेड जानकारी जो है ऐसी पता होना चाहिए आपके आंसर में, थोड़ा दम होना चाहिए, मतलब कुछ थोड़े से लॉ के प्रिंसिपल्स हों, थोड़ी कुछ सिद्धांत हों, कुछ जानकारियां हों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की कुछ डीप जानकारियां हों, तब जाकर के आंसर में मजा आएगा। तो पढ़ेंगे हम लोग और राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बना राष्ट्रपति का पद? हाँ, नहीं तो भाई बहुत बोरिंग है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम